नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दैनिक भास्कर में करंट अफेयर आते हैं उनके बारे में। सबसे पहला अपना करंट अफेयर है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको FAO की तरफ से एग्रीकोला मेडल है वो प्रदान किया गया है। बात करते हैं FAO की। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रोम में है। ये UN की एक एजेंसी है। तो इटली के रोम में मुख्यालय में ही ये एक समारोह था जहां पर PM मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। UN की एजेंसी है, स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है रोम में। इसी के स्थापना दिवस पर यानी 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस है वो मनाया जाता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश रहा है। संस्थापक सदस्य देश का मतलब होता है कि कोई भी संस्था है, कोई भी एजेंसी है, जब उसका निर्माण होता है तब जो निर्माण के समय देश उस पर हस्ताक्षर करते हैं वो संस्थापक सदस्य देश कहलाते हैं। तो ये हो गया FAO से संबंधित। कौन सा पुरस्कार दिया है? एग्रीकोला मेडल दिया है। इसके बाद जो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन था 28-31 मई को होना था, ये अफ्रीका में आए हुए इबोला संक्रमण के कारण अभी कैंसिल कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। फिर भारत ने एक UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें मतदान नहीं किया, उस मतदान से दूरी बना ली है। मतदान से दूरी बनाने का मतलब है ना उसके पक्ष में मतदान किया और ना उसके विपक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने उसके विपक्ष में मतदान किया। तो भारत ने दूरी क्यों बनाई, इसको भी हम देखेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक प्रस्ताव आया था UNGA में, जिस पर भारत ने मतदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे भारत ने दो तर्क दिए कि एक तो ये UNFCCC के मूल सिद्धांत कमजोर करता है। UNFCCC मतलब, इसके मैं लिख देता हूं, UNGA का मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक समझौता था जिसके अंतर्गत कई सिद्धांत बताए थे, उसके कारण इस प्रस्ताव में मतदान नहीं किया। और दूसरा, ये क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं करता है। जलवायु वित्त का क्या मतलब है? पहले हम जलवायु वित्त को देख लेते हैं। UNFCCC के सिद्धांत थोड़ी देर में देखेंगे। जलवायु वित्त का मतलब है कि जो ये विकसित देश है ये कहते हैं कि सभी देशों को अपना जो कार्बन उत्सर्जन है, वायु प्रदूषण है, उसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए उनको औद्योगिकरण पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, नई नई तकनीकों को लाना पड़ेगा। लेकिन जो विकासशील देश हैं वो ये नई तकनीक नहीं ला पा रहे हैं। नई तकनीकों को लाने के लिए उनके पास उतना फंड नहीं है, पैसा नहीं है कि वो नई तकनीकों को ला सके। अगर नई तकनीक नहीं होगी, पुरानी तकनीक होगी, तो उससे प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो या तो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को फंड दें या नई तकनीक दें। तो इस प्रकार की कोई भी बात इसमें नहीं की गई थी। दूसरा, UNFCCC के मूल सिद्धांत है CBDR-RC। CBDR का मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक होती है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है? सबको भुगतना पड़ रहा है। तो सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वायु प्रदूषण को, जलवायु प्रदूषण को कम करे। लेकिन इसके लिए आता है एक दूसरा शब्द, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि कॉमन तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफरेंशिएट भी किया गया है, अलग अलग भी किया गया है। क्योंकि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो यूरोप में और अमेरिका में हुई थी और इतने बड़े स्तर पर हुई कि आज के टाइम में जो जलवायु प्रदूषण है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो इन्हीं देशों का है। लेकिन अब हम ये डाल दें कि जलवायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हम ये चीज़ें अपनाएंगे, कोई भी देश इससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, तो वो विकासशील देशों के विकास में एक रुकावट बन जाएगा, बाधा बन जाएगी। इसी के लिए डिसाइड किया कि कॉमन तो होगी लेकिन डिफरेंशिएटेड होगी। विकासशील देश हैं वो विकसित देशों से ज़्यादा वायु प्रदूषण है, जलवायु प्रदूषण अभी कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि जो विकसित देश हो गए, यूरोपियन, अमेरिकन, उनकी तुलना में जो विकासशील देश है, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ एशिया कंट्रीज हो गई, तो उसमें इतनी तकनीक नहीं है, नवाचार नहीं हुआ है,
कि वो उस स्तर तक पहुंच सके। तो उसके लिए भी उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं। तो या तो उनको आप सहयोग दीजिए या फिर उनके ऊपर इतने ज़्यादा आप नियम कानून नहीं लगा सकते जिससे उनका औद्योगिकरण है वो रुक जाए। तो यही था यूएनएफसीसी का मूल सिद्धांत, सीबीडीआर और आरसी का। भारत ने इसके विपक्ष में वोट क्यों नहीं किया, जबकि अमेरिका और रूस ने इसके विपक्ष में वोट किया था? क्योंकि ये जो लाया गया था ना प्रस्ताव, ये जो छोटे छोटे आइलैंड देश हैं उनके द्वारा लाया गया था कि हमारा जलवायु प्रदूषण के कारण जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो हमारी भूमि तो डूबने के कगार पर आ चुकी है। हर साल दर साल जो उनका किनारे हैं, प्रायद्वीपीय भाग हैं, वो डूबते जा रहे हैं। तो अगर भारत इसके विपक्ष में तर्क करता तो वो छोटे मोटे देश हैं उनके विपक्ष में जाता। तो इसलिए हमने ना पक्ष और ना विपक्ष को देखते हुए मतदान से दूरी बनाई। तो ये हो गया यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सीबीडीआर बता दिया आपको, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 है, वो ताइवान की यांग शुआंग जी को दिया गया है। इनकी पुस्तक है ताइवान ट्रैवलो। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। ये किसी भी किताब का अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो फिर वो कितनी ज़्यादा फेमस होती है उसके ऊपर दिया जाता है। भारत में ये अब तक 2 बार 2 लेखकों को दिया जा चुका है। 2022 में गीतांजलि श्री और 2025 में बानू मुश्ताक को दिया जा चुका है। इसके बाद है एक एडिटोरियल है, ये न्यूज़ भी है कि रिजर्व बैंक की जो एमपीसी बैठक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसकी बैठक 3 से 5 जून को होने वाली है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आरबीआई है वो निर्णय ले सकता है जिससे हमारा रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है, 97 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच गया है। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले है कि ब्याज दर को बढ़ाना। अगर आरबीआई अपनी ब्याज दर को बढ़ाता है, रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट का मतलब है कि आरबीआई बैंकों को जो उधार देता है उसकी ब्याज दर बढ़ा देगा। उसकी ब्याज दर बढ़ाएगा तो जो दूसरे वाणिज्यिक बैंक हैं वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देंगे। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उनके अंदर जो जमा करने वाले हैं उनको भी जमा राशि पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इसलिए एक प्रकार से वो जो विदेशी निवेशक हैं वो उनको आकर्षित कर सकता है कि आप हमारे यहाँ बैंकों में निवेश कर सकते हो। क्योंकि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है वहाँ पर रेपो रेट लगभग 3.5 के आसपास रहती है, जबकि अपने यहाँ 5.5 है। तो वो बढ़ाएंगे तो वो वहाँ से डॉलर ला करके और अपने यहाँ निवेश करते हैं। यहाँ तक कि वो वहाँ से 3.5 में लोन लेते हैं और यहाँ पर वो 5.5 में निवेश करते हैं। तो ये उनको आकर्षित करेगा। एनआरआई डिपॉजिट स्कीम, जो एनआरआई डिपॉजिट स्कीम है, अलग अलग प्रकार की डिपॉजिट स्कीम निकालेंगे कि अगर आप इतने से ज़्यादा डॉलर अगर डिपॉजिट कराओगे इतने समय के लिए तो आपको इतने प्रतिशत ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इस प्रकार की स्कीमों से एनआरआई डिपॉजिट स्कीम निकाली जाती है। जब 2013 में एक बार रुपया गिर रहा था तो इससे लगभग 30 करोड़ डॉलर का फॉरेक्स आया था। सोवरेन डॉलर बॉन्ड है, इसको 2019 में एक बार लाया गया था लेकिन मंजूरी नहीं मिली थी कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे सोवरेन डॉलर बॉन्ड है वो बेचें और बदले में हमें क्या मिलेंगे, फिर बॉन्ड के बदले डॉलर मिलेंगे और उन पर हम अगर एक निर्धारित ब्याज राशि दें जिससे निवेशकों को हम आकर्षित कर सकें तो फिर हमारा फॉरेक्स है वो बढ़ सकता है। करेंसी स्वैप, या हम अपना रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच करके या दे करके उसके बदले हम डॉलर ले लें। तो ये 4 विकल्प रहेंगे आरबीआई के पास। फिर ये एक न्यूज़ आई है कि 178 दिन से सुप्रीम कोर्ट में एक पद है वो अभी तक खाली पड़ा है, अब एक साथ 6 बनेंगे क्योंकि 4 तो बढ़ा दिए हैं और 2 पहले से खाली पड़े हैं, तो टोटल हो गए 6। कॉलेजियम प्रणाली में जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और 4 वरिष्ठ जज हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जज बनेंगे। इसकी सिफारिश भेजी जाती है फिर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति में के पास भेजे जाने से पहले कानून मंत्रालय के पास जाती है, कानून मंत्रालय उसको आईबी के पास भेजता है उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक करने के लिए, और जब ये सही मिल जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज जाते हैं। लेकिन जब से सूर्यकांत अपने सीजेआई बने हैं उसके बाद से किसी भी प्रकार की नए जज की नियुक्ति की सिफारिश नहीं आई है। यही चीज़ें इसमें बताई गई है। तो कॉलेजियम प्रणाली है वो आपको एक बार पढ़ लेनी है, रिवीजन मार लेना है। यहाँ पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर ये एक एडिटोरियल आया है, भारत अमेरिका संबंध रणनीतिक संतुलन की तलाश। अभी दिल्ली में क्या होने जा रहा है, जो क्वाड देश हैं, क्वाड का मतलब 4 देश हैं,
भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है 24 से 26 मई को। इसी चक्कर में मार्को रूबियो है वो सबसे पहले कलकत्ता आए थे, जयपुर आगरा भी आएंगे और फिर दिल्ली में कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं होगी और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप इनकी स्थिति देखोगे कि यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर जापान, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें व्यापार की सुगमता को बढ़ाए रखना, शांति स्थापित करना और जो दक्षिण चीन सागर है, चीन की यहाँ पर बढ़ती सैन्य गतिविधि है, उसको संतुलित करने के लिए क्वाड है बनाया गया है। फिर जो मार्को रूबियो है ये पहले कलकत्ता आने वाले विदेश मंत्री नहीं है कि दिल्ली नहीं आके कलकत्ता जा रहे हैं। 1968 में रॉबर्ट मैकमानरा भी अमेरिकी विदेश मंत्री थे जो वहाँ आए थे और 2012 में हिलेरी क्लिंटन भी वहाँ आए थे। फिर ये एक एडिटोरियल आया है कि जैव विविधता समाप्त होने से हो सकता है गंभीर संकट। क्यों आया है? क्योंकि अभी 22 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2026 की इसकी थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ये इसकी थीम है। एक दो चीज़ ही है, इसमें ज़्यादा है नहीं। जैव विविधता का मतलब जैव विविधता, जीवों की विविधता, और जीवों में सब चीज़ें आ जाती हैं। सूक्ष्म जीव भी आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, शैवाल आता है, नदी आती है, पहाड़ आते हैं। सब किसके अंदर आते हैं? जैव विविधता में आते हैं। अपने थार का मरुस्थल भी किस में आता है? जैव विविधता में आते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो प्राकृतिक है उनका बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जानवरों की, पौधों की, जो विलुप्त हो गई है। हम लोगों ने देखी ही नहीं है, केवल किताबों में उनको पढ़ने को मिल रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा कि आज हम जो प्रजातियां देख पा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां उनको सिर्फ किताबों में पढ़ पाएगी, देख नहीं पाएगी। जैसे गोडावण का हमने कल देखा था कि केवल प्राकृतिक आवास में अभी 41 गोडावण ही पाए जा रहे हैं। तो 41 गोडावणों का मर जाना जल्दी से 2-3 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अक्षय ऊर्जा वहाँ पर ग्रिड लग रहे हैं, ऊपर से जो एक प्राकृतिक असंतुलन है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें उनकी कमी है और यहाँ तक प्रजाति विलुप्त भी देखी जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। एक्टिंग लोकली का मतलब ये है कि अपने आसपास की जैव विविधता को अगर सभी बचाएंगे तो इसका पूरा इम्पैक्ट है वो ग्लोबल रूप से जाएगा। सिर्फ आप अपने आसपास की जो नदी नाले हैं, जैव विविधता है, उसको बना कर रखिए। इसके बाद दूसरी है, अभी जितने ज़्यादातर एडिटोरियल है वो रुपए का जो कमजोरी है, रुपए का जो लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है, उससे रिलेटेड ही आते हैं। कारण है बढ़ता व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का क्या मतलब है? व्यापार किसको बोलते हैं? आयात और निर्यात को व्यापार बोला जाता है। व्यापार घाटा कब होगा? जब हम निर्यात कम करेंगे और आयात ज़्यादा करेंगे। निर्यात कम करेंगे तो डॉलर कम आएंगे हमारे पास, आयात ज़्यादा करेंगे तो हमारा डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर ज़्यादा बाहर जाएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। और जब हमारे फॉरेक्स में डॉलर कम होता है और रुपया ज़्यादा बच जाता है तो रुपया क्या होता है? फिर कमज़ोर होता है, क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती है उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है उसका मूल्य उतना ही कम होता है। इसी कारण हमारा आयात है वो ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयात है हमारा ऊर्जा का है, पेट्रोलियम उत्पादों का है, जिसके कारण डॉलर कम हो रहा है और रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है। सेवा क्षेत्र के कारण हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं, जिसके कारण सेवा क्षेत्र को मिला करके 860 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है हमने। लेकिन रुपये के कमज़ोर होने के दो पहलू हैं, एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। निर्यातकों को लाभ होता है क्योंकि उनका निर्यात डॉलरों में होता है और डॉलर के बदले उनको रुपया फिर ज़्यादा मिलता है। आयातकों को नुकसान होता है क्योंकि आयात करेंगे हम तो हमें बदले में डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए और ग्लोबल इनोवेशन हब है। भारत में क्या है? भारत में सस्ते मजदूर हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, कौशल युक्त श्रमिकों की यहाँ पर कमी है, तो इसलिए हमें कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए और ग्लोबल इनोवेशन हब की तरफ रुझान हमें करना चाहिए। फिर ये एक न्यूज़ आई है कि आरबीआई सरकार को देगी 3.5 लाख करोड़ का डिविडेंड। ये आरबीआई सरकार को डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। ये क्यों देती है? हर साल आरबीआई जब बैंकों को उधार देती है उससे ब्याज प्राप्त होता है, कोई भी बॉन्ड वगैरह जारी करती है उससे जो फायदा होता है, तो जो टोटल आरबीआई का मुनाफा है उस मुनाफे में से अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अपने जो सारी लागतें हैं उनको घटा करके प्लस में एक इमरजेंसी फंड को रख के जो भी रुपया पैसा बचता है
वो सरकार को आरबीआई देता है, क्योंकि आरबीआई पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। तो ये जो सरकार को आरबीआई लास्ट में रुपया देता है, इसी को बोलते हैं सरप्लस डिविडेंड। अभी 3.5 लाख रुपए ये देगा, देने की मतलब दे सकता है 2.7 से 3.5 लाख करोड़ के बीच में, जो ये आज तक की सबसे बड़ी राशि है। फिर ये अपने वही सरसों वाला आ गया है कि जो भी आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई है, उसके कारण जो खाद्य तेल है उसका आयात क्या है? कम हो गया है। और खाद्य तेल का आयात कम होने से भारत में जो सरसों है और जो भारत की तिलहन फसलें हैं उनको भाव बढ़ गए हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। राजस्थान में सरसों किसान उत्पादकों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि राजस्थान 40 से 45% सरसों है वो उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश में 13% है, दूसरे राज्य 42% है। सरसों की कीमत है वो एमएसपी से काफ़ी ऊपर पहुंच गई है। सरसों की मांग है वो तेल मिलों में ज़्यादा बढ़ रही है, और जिन्होंने स्टॉक रोक रखा है किसानों को, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। सरसों का रेट बढ़ेगा, किसानों को फायदा। दूसरा, जो सरसों की तेल मिलें हैं उनमें रोजगार में वृद्धि होगी, और हमारा एक तरह से घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा दिया मिलेगा। तो ये कई बार फायदा भी हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। इसकी पीडीएफ है, ये जो न्यूज़ की कटिंग है ये तो मैंने पहले ही मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही लिए हुए हैं ये, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो प्लेलिस्ट है मेरी इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री की, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में।